Assalamu alaikum students, this is Muhammad Iqbal Bhaba here, your course facilitator for the FAR1 paper from Tabani's School of Accountancy. आज की तारीख में हमने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है जो कि एग्जामिनर का फेवरेट एरिया बन सकता है आपके अटेम्प्ट के लिए। पिछले अटेम्प्ट में भी वो एरिया बना था IAS 33 अर्निंग पर शेयर को लेकर, और ये वाला एरिया जो है ये आपके सैम्पल पेपर FAR1 के अंदर भी आ चुका है। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर विंडसर लिमिटेड के अंदर भी आ चुका है। सैम्पल पेपर के अंदर होम डायनेमिक्स लिमिटेड के नाम से भी ये एरिया टेस्ट हो चुका है IAS 33 से रिलेटेड, और इसके अलावा आपकी बुक के अंदर भी ये एरिया जो है वो गिवन है विद वन ऑफ द एग्जाम्पल बाय द नेम ऑफ मुल्तान लिमिटेड। तो आज की तारीख में हम इस एरिया को डिस्कस करेंगे। ये एरिया यूजुअली IAS 33 के बिल्कुल आखिरी फेज के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, और ये एरिया IAS 10 दैट इज़ इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड से भी थोड़ा बहुत जाके उसकी जो केमिस्ट्री है वो मिलती है। बट चूँकि IAS 10 हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो एरिया है ये बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये वाला एरिया जो है आज की तारीख में हम डिस्कस करेंगे कि इस एरिया के अंदर हम किस तरीके से अगर आ जाता है तो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए ये एरिया है क्या, पहले तो ये समझ लें। कभी कभार ऐसा होता है कि IAS 33 डैट इज़ अर्निंग पर शेयर के अंदर जब हम WAOS यानी कि डिनोमिनेटर फार्मूला की जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि कुछ इशू आफ्टर दी रिपोर्टिंग पीरियड भी कर देती है। मतलब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि मेरा जो ईयर एंड है उसका जो स्पैन है वो कुछ इस तरह का है। किस तरह का है? 1 जनवरी 2001 और ये है 31 दिसंबर 2001। अब ये मेरा जो है वो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक। अब मैंने क्या किया, यानी कि कंपनी ने क्या किया कि कहीं आकर अगले साल के किसी मंथ के अंदर, मतलब मान लीजिए 15 फरवरी 2002 को मैंने शेयर्स इशू किए, जिसको मैं बोनस कहता हूं। मैंने शेयर्स इशू किए, यानी कि मैंने बोनस शेयर्स इशू किए। कब? नॉट इन द करंट ईयर बट इन द नेक्स्ट ईयर। मुझे एग्जामिनर ये कहता है कि आपको 2001 का EPS कैलकुलेट करना है, यानी कि इस पीरियड का आपको, इस पीरियड का आपने EPS कैलकुलेट करना है। अब यूजुअली बच्चों के दिमाग में आता इस तरीके से है कि चूंकि ये 15 फरवरी 2002 यानी कि नेक्स्ट ईयर आपने बोनस शेयर इशू किए हैं, तो इसका इम्पैक्ट करंट ईयर में, यानी कि जो रिक्वायर्ड ईयर है उसके अंदर उसका EPS का इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन IAS 33 यहाँ पे बिल्कुल बरक्स बात करता है। और वो क्या बात करता है? वो ये बात करता है कि अगर आपने 4 किस्म के शेयर्स इशू किए हैं, 4 किस्म के शेयर्स जिसके अंदर यूजुअली आपका BEF निकलता है, और वो भले आपने सब नेक्स्ट ईयर इशू किए यानी कि 2002 के अंदर इशू किए हैं, लेकिन डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले पहले किए हैं, तो आप उसके BEF का इम्पैक्ट करंट ईयर में लेंगे। यानी कि अगर मेरी DOA दैट इज डेट ऑफ ऑथराइजेशन 28 फरवरी है 2002 और मैंने बोनस शेयर्स 15 फरवरी 2002 को किए हैं, यानी कि डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले पहले, तो भले मैं फिजिकली 2002 के अंदर प्रेजेंट हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसका BEF का इम्पैक्ट 2001 में लूंगा, क्योंकि डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले पहले का इम्पैक्ट आपकी करंट ईयर के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स को इम्पैक्ट करेगा, और इसी तरीके से आपका EPS भी इम्पैक्ट हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि डेट ऑफ ऑथराइजेशन को यूजुअली हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो मीटिंग कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो मीटिंग होती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल होती है। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? 2001 यानी कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल होती है। तो जब पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अप्रूवल की डेट से पहले पहले अगर आपने कोई भी शेयर इशू कर दिया, भले वो 2002 हो यानी कि नेक्स्ट ईयर हो, तो आप ऐसा समझेंगे कि जैसे आपने 2001 के अंदर उसको इशू किया है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुई। IAS 33 पैरा नंबर 64 के अंदर इसको रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट का नाम देता है। आइए जरा IAS 33 का वो पैराग्राफ
पढ़ते हैं जिसके अंदर ये वाली बात लिखी हुई है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है पैरा नंबर 64 के अंदर कि इफ द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी और द पोटेंशियल ऑर्डिनरी, यानी कि इससे ईपीएस भी इंपैक्ट होगा और डीईपीएस भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर्स तो आपके ईपीएस को इंपैक्ट करेंगे, लेकिन पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आपके डीईपीएस को इंपैक्ट करेंगे, यानी कि डाइल्यूटेड ईपीएस को इंपैक्ट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन, बोनस इशू, शेयर स्प्लिट और डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयर स्प्लिट, यानी कि 4 किस्म की इसने पॉसिबिलिटीज बताई हैं आपको, यानी कि बोनस इशू जिसको हम कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं, शेयर स्प्लिट और डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द रिवर्स शेयर स्प्लिट, यानी कि रिवर्स शेयर स्प्लिट का मतलब शेयर कंसोलिडेशन। तो बोनस इशू नंबर 1, शेयर स्प्लिट नंबर 2, शेयर कंसोलिडेशन नंबर 3 एंड द कैलकुलेशन of the basic diluted earning per share for all the periods presented shall be adjusted retrospectively. Retrospectively का मतलब ये हो गया कि आपने 2001 को भी इम्पैक्ट करना है और उसका रीस्टेटेड 2000 को भी इम्पैक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे जब इसने बोनस इशू की बात कर दी तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सक्लूसिव बोनस शेयर है वो भी, और राइट इशू के अंदर जो बोनस एलिमेंट है वो भी, यानी कि 4 किस्म के ऐसे इशू, दैट इज राइट इशू, आपको पता है कि राइट इशू, नंबर 2 बोनस, नंबर 3 शेयर स्प्लिट एंड नंबर 4 शेयर कंसोलिडेशन। ये 4 किस्म के ऐसे इशू हैं जिसके अंदर बैफ निकलता है, यानी कि बोनस का एडजस्टेड फैक्टर निकलता है, इसके अंदर हम एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं। तो आप यूं याद रखें कि 4 किस्म के इशू या ऐसे इशू जिसके अंदर बैफ निकले, यानी कि बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर निकले, और अगर ये अगले साल यानी कि 2002 में हमारे केस के अंदर अगर ये इशू हुए हैं लेकिन डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले हुए हैं, तो उसके बैफ का इंपैक्ट हम करंट ईयर दैट इज इन 2001 के अंदर हम इसको लेंगे। और यही IAS 33 का 64 नंबर पैराग्राफ कह रहा है, इफ दीज चेंजेस अकर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड यानी कि 2001 के बाद, बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑथराइज फॉर इशू, यानी कि DOA से पहले, डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले, द पर शेयर कैलकुलेशन फॉर दोज एंड एनी प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड शेल बी बेस्ड ऑन द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि 2001 का EPS भी न्यू नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर कैलकुलेट होगा और उसका रीस्टेटेड भी आपका न्यू नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर इंपैक्ट होगा, यानी कि जब आप रीस्टेट कर रहे होंगे 2000 के अंदर तो उसके अंदर भी आप बैफ का एलिमेंट लेकर आएंगे। द फैक्ट दैट द पर शेयर कैलकुलेशन रिफ्लेक्ट्स एंड चेंजेस इन द नंबर ऑफ शेयर्स शैल बी डिस्क्लोज्ड, आप इसको डिस्क्लोज भी करेंगे। इन एडिशन, basic and diluted earning per share for all the period presented shall be adjusted for the effect of errors and adjustment resulting from the change in accounting policies accounted for retrospectively। आपको पता है कि हमारे कोर्स के अंदर IAS 8 भी हमारे कोर्स का पार्ट है और ये IAS 8 को IAS 33 के साथ लिंक करके बता रहा है कि अगर कोई गलती अगर आपसे होती है या अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर कोई चेंज भी आता है तब भी इसका इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली ही होगा। और इससे हमें ये पता चलता है कि एग्जामिनर आपसे IAS 33 और IAS 8 का भी कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, एक्सक्लूसिवली IAS 8 भी पूछ सकता है और IAS 33 और IAS 10 का कॉम्बिनेशन भी पूछ सकता है। ऑल्दो IAS 10 आपके कोर्स का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट को लाकर और DAO को लाकर उसने ये इंडिकेट करने की कोशिश करी है कि मैं इतनी ही लेवल की एप्लीकेशन IAS 10 से भी आपसे पूछ सकता हूँ। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि रिपोर्टिंग पीरियड ईयर एंड के अंदर तो आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे उसका तो बैफ लेंगे ही लेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग पीरियड के बाद भी होंगे अगर, तो भी हम उसका बैफ लेंगे अगर DOA से पहले है। अगर डेट ऑफ ऑथराइजेशन के बाद है तो इसका इंपैक्ट नहीं लेंगे, डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले है तो इसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली जाएगा, यानी कि 2001 के अंदर भी उसका इंपैक्ट जाएगा और रीस्टेटेड 2000 के अंदर भी उसका इंपैक्ट जाएगा। सर इस सवाल की एप्लीकेशन किस तरह आ सकती है? आप ही की बुक में से मुल्तान लिमिटेड एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, उसको लेकर चलते हैं। इसके अंदर आपको रीस्टेटेड भी समझ में आएगा और आपको करंट ईयर EPS भी समझ में आएगा। मुल्तान लिमिटेड हैज 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड है हमारा, 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड। EPS के अंदर ईयर एंड की बड़ी अहमियत है। कभी कभार एग्जामिनर 31 दिसंबर ईयर एंड दे देता है, कभी कभार मार्च दे देगा, कभी कभार जून दे देगा। तो आपको ईयर एंड पता होना चाहिए ताकि आपको टाइम अपोर्शन करने में आसानी हो। मतलब मान लीजिए अगर ईयर एंड 31 मार्च है और आपने नंबर ऑफ शेयर्स इशू की हैं 1 नवंबर
और आपके जहन में है कि 31 दिसंबर ईयर एंड है, तो आप सिर्फ 2 महीने का टाइम अपोर्शन मिल लेंगे, हालांकि आपको लेना होगा 5 महीने का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि आपका ईयर एंड मार्च है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि अगर आपके दिमाग में दिसंबर होगा तो आप 2 महीने का टाइम अपोर्शन मिल लेंगे, लेकिन अगर 31 मार्च एक्चुअल में ईयर एंड है तो आप 5 महीने की टाइम अपोर्शन मिल लेंगे। तो डेट यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड किस मंथ को हो रहा है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके ईपीएस को सवाल को डिकोड करने के लिए। नंबर 2, ऑन 1 जनवरी 2004 यानी कि साल के शुरू में हमारे पास 4 लाख शेयर्स इन इशू थे। अब ये भी एक समझ लीजिएगा, हमें इशूड शेयर कैपिटल चाहिए होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं चाहिए होता है, ये बात दिमाग में रखिएगा। एक सवाल आया था बाय द नेम ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चांद लिमिटेड। चांद लिमिटेड के अंदर आपके एग्जामिनर ने आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया था, कंपनी उसी साल इनकॉर्पोरेट हुई थी और आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया था, और बहुत सारे बच्चों ने ऑथराइज शेयर कैपिटल को ओपनिंग शेयर मानकर ईपीएस निकाल लिया था। तो ये दिमाग में रखिएगा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल विल नॉट बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ओपनिंग शेयर। यू आर सपोज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओपनिंग शेयर फ्रॉम द इशूड शेयर कैपिटल। तो जो इशूड शेयर कैपिटल होगा आप उसमें से क्या करेंगे, नंबर ऑफ ओपनिंग शेयर निकालेंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल में से निकालेंगे नहीं निकालेंगे, क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल तो टेक्निकली बैलेंस शीट में सिर्फ दिखाया जाता है, कैलकुलेशन के अंदर यूज नहीं होता। तो हमने ये देखना है कि शेयर इन इशू का मतलब इशूड शेयर कैपिटल है, तो ये 4 मिलियन के जो शेयर्स हैं ये इशूड शेयर कैपिटल है और ये हमारे इसमें काम आएंगे। 2004 का जो ईपीएस था वो कुछ उसने कैलकुलेशन करके बता दी 5 पर शेयर था। अच्छा, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फॉर 2004। 2005 का हमें निकालना है, 2004 का सर हमें जो ईपीएस दिया हुआ था वो हमें 5 पर शेयर दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फॉर द ईयर एंडेड 2005 वॉज 24 मिलियन। और ये अर्निंग एट्रीब्यूटेबल का मतलब ये होता है कि सर ये प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, जिसको हम शॉर्ट के अंदर पेटोश भी कहते हैं, यानी कि ये वो अर्निंग है कि आपके पैठ के निकलने के बाद आपके तमाम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होने के बाद, चाहे वो क्यूमुलेटिव हो या नॉन क्यूमुलेटिव विद डिक्लेरेशन डेट हो, ये माइनस करने के बाद का जो अमाउंट है ये वो अर्निंग है आपकी। इसको यूजुअली हम अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी कहते हैं, जो कि आईएएस ने नाम दिया, और हम इसको प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी कहते हैं। इसका मतलब ये कि इसके अंदर से तमाम प्रेफरेंस डिविडेंड, तमाम चीज़ें, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, सब माइनस होने के बाद का ये अमाउंट है, 2005 का अमाउंट है। अच्छा, देयर वर नो शेयर्स इन इशू और अदर चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर 2004 एंड 2005। इसका मतलब ये कि 2004 के अंदर कोई शेयर इशू नहीं हुए, 2005 के अंदर भी कोई शेयर इशू नहीं हुए, ठीक है। तो हम इसी ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर को 2004 का क्लोजिंग मानूंगा और इसी नंबर ऑफ शेयर्स को 2005 का ओपनिंग मानूंगा, 4 मिलियन मानूंगा, क्योंकि 2004 और 5 के अंदर कोई शेयर इशू नहीं हुए। अलबत्ता हाउएवर एमएल दैट इज मुल्तान लिमिटेड ने क्या किया सर, 25% यानी कि 1 मिलियन शेयर्स, ये 25% 1 मिलियन शेयर कैसे निकला होगा? वैसे तो एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट 25% दे भी दिया है, अगर ना भी देता तो हम बहुत आसानी से, अगर वो आपको अमाउंट दे देता तो हम आराम से 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 यानी कि हम 1 मिलियन को डिवाइड कर देंगे जब 4 मिलियन से, तो हमारे पास 25% का टेक्निकली हमारे पास परसेंटेज आ जाता अगर परसेंटेज ना गिवन हो। आपका 25% बोनस शेयर आपको इशू हुआ है कब? ऑन 15 फरवरी 2006। 2004 में नहीं, 2005 में नहीं, 2006 में। आपको ईपीएस निकालना है 2005 का इंक्लूडिंग द रीस्टेटेड बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले पहले 25% का बोनस शेयर इशू हो गया। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट क्या है, इसलिए क्योंकि हम IAS 10 की एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे, हमें सिर्फ ये पता चल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी अप्रूव नहीं, और उससे पहले पहले 2006 के अंदर आपका क्या हो गया, आपने जो है वो व्हाट डू वी कॉल इज दी बोनस शेयर आपने इशू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके इम्पैक्ट को 2005 में भी लेकर आएंगे और उसी इम्पैक्ट को 2004 में भी रीस्टेटेड करेंगे। यूजुअली बच्चा 2006 को इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि 2006 का ईपीएस तो नहीं मांगा गया, मुझसे तो 2005 का मांगा गया, तो मैं 2006 के ईपीएस मतलब 2006 के बोनस को इग्नोर कर दूंगा। IAS 33 ये कहता है कि भले तुम 2006 में हो भी हो, लेकिन डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले पहले, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले पहले अगर जो शेयर इशू होगा तो हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि 2005 के अंदर भी उसकी एप्लीकेशन आएगी और 2004 के अंदर भी आएगी, क्योंकि 2005 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी अप्रूव्ड ही नहीं हुई है, और हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे। तो सर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सर हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले अपना एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे।
सॉल्यूशन का हम पार्ट बनाएंगे। हम बोनस का एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे, मैं इसको BF कहता हूँ। हम इसका बोनस का एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। अब बोनस का एडजस्टमेंट फैक्टर जब आप अपने कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आपके पास हम 1+1/4 करेंगे, यानी कि 1/4 का मतलब कि जिसके पास 4 शेयर होंगे उसको 1 मिला, 25% का मतलब ही ये हो गया। तो 1+1/4 जब आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.25। ये आपके पास बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप डेसिमल में ना लिया करें, आप इसको फ्रैक्शन में ले लें। अगर आप इसका फ्रैक्शन निकालेंगे कैलकुलेटर में तो 5/4 आएगा। एग्जामिनर की प्रैक्टिस रहती है ये कि वो बोनस का फ्रैक्शन लेता है, डेसिमल नहीं लेता। हालांकि आप डेसिमल भी लेंगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि जो ICAP की प्रैक्टिस है आप उसी तरह लें, आप 5/4 लें। तो अगर आप इसका बोनस का एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे तो आपके पास 5/4 आएगा। ठीक है सर, 5/4 आ गया। अब क्या करना है, अब सर हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर निकालने। वी विल स्टार्ट आवर वर्किंग फ्रॉम 4 million, दैट इज 1 2 3 4 5 6। यू कैन इग्नोर द 3 zeros while calculating the WOS, और यू कैन टेक द इंटायर मिलियन अमाउंट भी आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4 मिलियन पूरा साल आपका रहे। 2004 के अंदर ना बोनस हुआ, ना राइट इशू हुआ, ना स्प्लिट हुआ, ना कंसोलिडेशन हुई, शेयर कंसोलिडेशन हुई, ना ही फुल मार्केट शेयर इशू हुआ। 5 किस्म के नंबर ऑफ शेयर्स इशू आपके कोर्स का पार्ट है, पांचों में से कुछ भी नहीं हुआ। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो टाइम ऑफ पोर्शन 12/12 होगा। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं टाइम ऑफ पोर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर बीच में कोई इशू होता तो मैं टाइम ऑफ पोर्शन करता, मल्टीप्लाई बाय 12/12 करूंगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सर 5/4 से, क्योंकि बोनस का एडजस्टमेंट फैक्टर मैं लूंगा। मैं क्यों लूंगा? मैं इसलिए लूंगा, हालांकि 2006 के अंदर है, लेकिन मैं इसको 2005 का पार्ट इसलिए बनाऊंगा क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 5/4 करूंगा। हालांकि ये 2006 के अंदर है, लेकिन फिर भी मैं 2005 के EPS में लूंगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ IS 33। अब मैं क्या करूंगा सर, अब मैं इसको प्लस करूंगा। सर प्लस करने के बाद मेरे पास बोनस जो है वो 25% है। 4 मिलियन का 25% 1 मिलियन होता है, और 4 मिलियन प्लस 1 मिलियन वुड बी इक्वल टू 5 मिलियन। अब मेरे पास सर कितना आ गया, मेरे पास जो है वो पूरे का पूरा 5 मिलियन का अमाउंट आ गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? अब इसको मैं मल्टीप्लाई बाय किसी से भी नहीं करूंगा, मैं इसको यूजुअली करूंगा 0/12। ये आपके समझाने के लिए मैंने दिया है, यूजुअली आप इसको मल्टीप्लाई करते नहीं है। यहाँ पे कोई भी टाइम अपोर्शन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास टाइम 2006 के अंदर बोनस इशू हुआ है और मुझे दिसंबर तक रोकना है अपने आप को। तो मैं दिसंबर तक रोक दूंगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 0/12 करूंगा और मेरा आंसर जो WAF का आएगा वो आएगा 5 मिलियन। 1 2 3 4 5 6, ये मेरा WAOS होगा। याद रखिएगा, यूजुअली जब भी बोनस शेयर स्प्लिट कंसोलिडेशन या आपका जो है वो राइट इशू का बोनस एलिमेंट अगर ईयर एंड के बाद होता है तो उसका सिर्फ बैफ आता है, उसका टाइम अपोर्शन में नहीं आता। इसलिए टाइम अपोर्शन में नहीं आता कि अगर मैं टाइम अपोर्शन ले लूंगा, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर कि यहाँ पर फरवरी में हुआ और मैं जनवरी फरवरी ले लूँ, अगर 2/12 भी कर दूँ इसको, तो ये इन टोटल जो है वो 14 महीने हो गए, जबकि 14 महीने का साल नहीं होता, 12 महीने का साल होता है। तो मुझे इसको दिसंबर तक रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा तो मेरा साल 14 महीने का हो जाएगा, तो 14 महीने का साल हो नहीं सकता। साल कम तो हो सकता है अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट ड्यूरिंग द ईयर हुई हो, लेकिन साल ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि मुझे 12 महीने का अपना जो है वो लॉक करना है। तो ये दिमाग में रखिएगा कि मैं इसके टाइम अपोर्शन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसका बैफ ज़रूर ले लूँगा। इसी तरीके से सर हमारा EPS आ जाएगा 2005 का, और हमारे पास जो आंसर है वो है 24 मिलियन है। जी सर 24 मिलियन है। हम इसको डिवाइड कर देंगे सर किस से, हमारे पास 5 मिलियन है, और जीरोस देख लीजिएगा इसमें कोई गलती ना हो, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4.8 पर शेयर। सर ये हमारे पास आ जाएगा 4.8 पर शेयर 2005 का। लेकिन 2004 का क्या करें सर? सर 2004 का रीस्टेटेड निकालेंगे, रीस्टेटेड EPS 2004 का। सर ये क्यों निकालूंगा? ये इसलिए निकालूंगा क्योंकि 2005 का EPS कंपैरेबल ही नहीं रहा 2004 के। 2004 का EPS गालिबन आपके पास आ रहा था 5। अब मैं इसको 4.8 से कंपेयर ही नहीं कर सकता क्योंकि 2004 के अंदर तो बोनस इशू ही नहीं हुआ था। तो मुझे पहले 2004 के EPS को ऐसा करना है जैसे उसके अंदर भी बोनस इशू हुआ हो, तभी आपस में ये दोनों क्या होंगे, कंपैरेबल रहेंगे। तो सर उसके लिए मैं क्या करूंगा, लास्ट ईयर का EPS, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि लास्ट ईयर का EPS डिवाइडेड बाई बैफ्स, जितने भी बैफ्स होंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास एक ही बैफ है, लास्ट ईयर का EPS था 5, और इसको मैं बैफ से क्या कर दूंगा सर,
डिवाइड कर दूंगा विच इज़ 5 डिवाइडेड बाई 4, और जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो सर मेरे पास EPS आएगा बाय द ₹4 पर शेयर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा। अब मैं ये देखूंगा कि मेरा 4 पर शेयर था 2004 में, और 2005 के अंदर मेरा 4.8 हो गया, तो मेरी ग्रोथ के अंदर मतलब मेरी ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर मैं इसको ये काम ना करता और मैं 4.8 को 5 से कंपेयर करता तो ऐसा दिखता कि मेरी ग्रोथ के अंदर कमी हुई है। तो 5 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन हैज शोन द डिक्लाइन इन EPS, whereas if you will compare the restated EPS with the current year EPS, so you will realize that you have shown the improvement in EPS. So that's why we actually calculate the restated EPS by incorporating the BAFs of the current year, ताकि हमारा EPS comparable apple compare हो सके। So class, that's it for the today's session. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली एप्लीकेशन आपको डिटेल के अंदर समझ आई होगी इंशाल्लाह। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 का मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। पार्ट 1 का इंशाल्लाह और भी इस तरह की सीरीज़ निकालते रहेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए हो, आई एम अवेलेबल ऑन माई व्हाट्सअप, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फीडबैक भी देना चाहें तो दे सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।